तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है और साइंस में आप लोगों को करना है 70 में 70 मार्क्स बिल्कुल पक्का, ठीक है। क्योंकि 70 का मार्क्स का आप लोगों का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा और इसमें से कम आप लोगों को लाना है तो 65 नंबर, क्योंकि जब 65 या 60 नंबर लाएंगे और 30 नंबर स्कूल से मिलेगा तभी आप 90% का जो ये टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ। और आज की वीडियो में देखिए मॉडल पेपर जो है बहुत लोगों का कमेंट था और इंपॉर्टेंट भी है इस टॉपिक कि मॉडल पेपर का जो आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। केमिस्ट्री जो खंड ख होता है यहाँ पे केमिस्ट्री जो यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों की, तो केमिस्ट्री का पूरा जितना भी पार्ट इसका है, यहाँ केमिस्ट्री का पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप इसका हम सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। हमने इस वीडियो पर टारगेट रखा है 1000 लाइक का, 1000 लाइक का टारगेट रखा। आई होप आप इसको जरूर से पूरा कराएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग खंड ख, यहाँ से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5वां का क है, फिजिक्स का हमने बना चुका है। फिजिक्स नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट पर जल्दी चले जाइए। फिजिक्स का हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रखा है अच्छे से, ठीक है। ये खंड ख है। प्रश्न यह है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, ऊपर जो है रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जिंक है और आपका कॉपर सल्फेट है। जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके है, देखिए जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। कह कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सबको मालूम है कि कौन सा अभिक्रिया है भाई, तो विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसलिए विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि देखिए जिंक जो है ना, तो ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है किससे, कॉपर से। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रिया तत्वों को क्या किया यहाँ पे देखिए विस्थापित कर दिया है। तो विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो 5वें का दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दूसरा है 5वें का ख कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, विरोंजक चूड़ का, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, तो धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। किसका, धावन सोडा का। इसलिए 5वें का ख का दूसरा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं, धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है 5वें का ग, निम्न में से किस यौगिक में सिंगल बॉन्ड OH एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। बताना कि OH एक क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक अम्ल कि ब्यूटेनॉल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनॉल का। तो देखिए यहाँ पे 3 हमको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा था। तीनों बहुविकल्पीय प्रश्न हमने अच्छे से आप लोगों को क्या किया, बता दिया। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न का काम हो गया खत्म यहाँ पे। और प्रश्न नंबर यहाँ पे देखेंगे 6। प्रश्न नंबर 6 का क देखिए क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाना है। और कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाना है। तो चलिए देखते हैं 6वें का क है। तो देखिए प्रश्न उत्तर 6वें का क क्या है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको हेडिंग बना लेनी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं कि देखिए ये अभिक्रिया हुआ है ना, तो इस अभिक्रिया में ये दोनों अभिकारक हैं, ये दोनों अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक अभिकारक का तो आपका उपचयन होना चाहिए और एक अभिकारक का अपचयन। तो देखिए यहाँ पे NO और कार्बन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके N+CO बना रहा है, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों अभिकारक है। तो ये जो अभिकारक है NO, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ था, लेकिन जैसे ही उत्पाद बनाया तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हट जाता है तो अपचयन होता है। तो देखिए एक अभिकारक में या तो अपचयन हो गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन अकेले था। जब यह कार्बन उत्पाद में देखा जाए तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो यह उपचयन हो गया, ठीक है। तो देखिए एक अभिकारक का उपचयन हो और एक अभिकारक का अपचयन हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या तो हम उसे उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर हो गया ना। आपका क्या है प्रश्न नंबर
6 का क, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। हमने अच्छे तरीके से इसको बता रखा है, ठीक है। चलिए 6वें का ख देखते हैं। क्या है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखना और उपयोग कितने नंबर का है? ये भी आपका 2 नंबर का ही है। तो चलिए देखते हैं इसका 5वें का। देखिए ख, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। इन प्रश्न पूछा है, तो देख लेते हैं कैसे बनेगा इसका विधि। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होती है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है ना, उसे अगर हम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दें तो हमें बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप देखिए Na2CO3, तो ये Na2CO3 जो है ये आपका कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट। और देखिए यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में और जलीय विलयन के साथ यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखिए 2NaHCO3 मतलब क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा है, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी प्रश्न हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ये भी आपका कितने नंबर का है? ये भी आपका 2 ही नंबर का है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए लिखेंगे, पहले आप हेडिंग लिखिए आधुनिक आवर्त नियम। हेडिंग क्या डालेंगे? आधुनिक आवर्त नियम। लिखेंगे मोजले, ठीक है। मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की। मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की। खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत जो गुण है वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। इस आधार पर इसने एक नया संशोधित नियम दिया और जिसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि 1913 में जो मोजले थे, वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट, उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज किया। जब परमाणु क्रमांक की उन्होंने खोज कर लिया तो उनको ये मालूम चला है कि जो भी परमाणु का आधारभूत गुण होगा, जो भी परमाणु का गुण होता है वो परमाणु क्रमांक ही होता है, न कि परमाणु भार होता है। और इसी के आधार पर उन्होंने एक संशोधित नियम दिया जिसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम बोलते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है ना, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न। तो 6वें का ये था ग, 6वें का क ख ग तीनों क्लियर हो गया। अब है 7वें का क। 7वां क है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। जो संरचनात्मक आपको समूह दिखाई दे रहा है इसका आपको IPSC नाम लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और पूछा था हमसे कि आधुनिक आवर्त के नियम, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है ना, मतलब उसका लक्षण पूछा है। तो लक्षण तो हम लोग भूल ही गए, लिख लीजिए इसके लक्षण। आवर्त के लक्षण उसी का है। अभी ये प्रश्न किसका है? 6वें का ग का ही उत्तर है, उसमें लिख लीजिएगा आवर्त के लक्षण कि आवर्त सारणी के आवर्त में तत्वों की संयोजकता बाएं से दाएं जाने पर मध्य तक तो बढ़ती है, उसके बाद क्या होने लगती है? घटने लगती है। इसके बाद दूसरा है इसका लक्षण कि आवर्त में तत्वों के जो धात्विक गुण हैं वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं? घटते हैं। तो ये आवर्त के लक्षण में आपको 2 इसके लक्षण लिख देना है। फिर अब आइए 7वें पर, क्या लिखना था? IUPAC नाम लिखना था ना। देखिए IUPAC नाम लिखिए। क्या था? CH3 सिंगल बॉन्ड से कार्बन के 4 संयोजकता जो कि इससे जुड़ा हुआ है, फिर CH2 CH2 COOH। तो जो इसका IUPAC नाम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा 4,4 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4,4 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा दिया है यहाँ पे, दूसरा क्रियात्मक समूह यहाँ पे जो है संरचना, इसको नोट कर लीजिए। CH3 CH2 CH फिर क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर CH2OH, ठीक है। इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेनॉल फर्स्ट, 2-क्लोरोब्यूटेनॉल प्रथम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही दिया था, IUPAC नाम लिखने के 2 नंबर का देता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। 2 ही नंबर का देता है और दोनों नंबर अच्छे तरीके से आप लोग इसको लिख के आराम से क्लियर कर। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 7वां का यहाँ पे क्लियर हो गया।
प्रश्न नंबर 7वां का क दोनों क्लियर हो गया ना। अब हम देखेंगे 7वां का ख भी दिया है क्या कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातु के संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। ये भी आपका कितने नंबर का, 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संक्षारण किसे कहते हैं और धातु की जो संक्षारण रोकने की 2 विधि भी हमको लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे 7वें का ख, हेडिंग आप डालेंगे क्या, संक्षारण। हेडिंग डालिए संक्षारण लिखिए। धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती हैं, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है और यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। देखिए कोई भी, जैसे ये लोहे का, मान लीजिए कि लोहे का छड़ है, अगर इस पर जंग लगेगा, अगर ये संक्षारण होगा तो हमारे वायुमंडल में ये सभी गैस उपस्थित होती हैं। ठीक है, और इन्हीं गैसों के साथ यह लोहे की छड़ अभिक्रिया कर कर और उस पर एक ऑक्साइड की परत ऊपर जम जाती है, और जो कि धीरे धीरे लोहा का क्षरण होने लगता है और लोहा संक्षारित होने लगता है। ठीक है, यही संक्षारण का नियम होता है। तो क्लियर हो गया ना कि धातुएं वायुमंडल की नमी में इतनी सारी गैसों आदि से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। सिंपल, में आराम से आप जवाब दे पाएंगे इसका। उदाहरण में जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे हो जाना, सोने चांदी के जो गहने होते हैं काले हो जाना, ये सब जो हो रहा है प्रक्रिया, ये सब संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है, लोहे पर जो जंग लगता है संक्षारित होता है, तांबे के बर्तन नीले हरे हो जाते हैं, ये भी संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा, इसमें था एक कुछ और, ये तो हमने बताया कि संक्षारण होता क्या है ना। इसमें हमसे पूछा है कि धातुओं के संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ भी हमको बताना है। ठीक है, कितने विधि, 2 विधि बताना है। तो 2 विधि भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अच्छे से, कि जंग से बचने के उपाय। ठीक है, तो कौन कौन, पहला देखिए, पेंट या वार्निश करना। पेंट या वार्निश करना कह रहा है कि यह सबसे प्रचलित तरीका है। किसी धातु की सतह पर पेंट कर दिया जाता है, जिससे एक ऐसी परत बनाती है जो संक्षारण प्रतिरोधी होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये लोहा होता है, जब भी आपके घर में लोहा होता है, लोहा पर मूर्छा लग जाता है, संक्षारित हो जाता है, तो उस पर आप पेंट करते हैं कि नहीं। पेंट इसलिए करते हैं कि ताकि वह संक्षारित ना हो पाए। ठीक है, तो पेंट या वार्निश करके हम किसी भी संक्षारण को बचा सकते हैं, किसी भी धातु के संक्षारण को। क्लियर हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या तरीका है, तो तेल या ग्रीस लगाकर भी हम बचा सकते हैं। तेल या ग्रीस लगाकर, कह रहा है कि धातु के नए उपकरणों पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ाकर उन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। मतलब कोई भी धातु है, कोई भी धातु का उपकरण है, तो उस पर तेल या ग्रीस लगाकर भी, उसकी परत चढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। तो देखिए ये आपका 7वां का यहाँ पे ख भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब ये प्रश्न कितने नंबर का है, 7 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। जो पहला उत्तर है आप देंगे वो 2 नंबर का है, दूसरा जो प्रश्न है ये तीसरा 3 नंबर का है, और समजातीय श्रेणी कितने का है, 2 नंबर का। टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं, 7 नंबर। सबको अलग अलग देखने वाले हैं हम लोग। तो सरकार है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला, कार्बनिक यौगिकों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उस पर हम लोगों को टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर आपका है क्या है, 8वां। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 8वां का क, देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए 8वें का क, पहला है कि कार्बनिक यौगिकों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या है। तो लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है कि वे अभिक्रिया जिसमें कोई भी कार्बनिक अणु के, कोई एक कार्बनिक अणु है, कोई दूसरा भी कार्बनिक अणु है, तो इस कार्बनिक अणु के एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाना ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों इतना लिखेंगे ना, आपको कितने नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आप लोगों को पूरा का पूरा 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया बताइए, जो कि 3 नंबर के लिए है। तो चलिए लिखें दूसरा, साबुन की सफाई प्रक्रिया। हेडिंग डालना है, लिखना है इसमें कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। कह रहा है कि साबुन के जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का अणु जो है वो 2 सिरों वाला होता है। ठीक है, 2 सिरों वाला होता है, एक सोडियम एक कार्बो, यहाँ पे कार्बोनिक ऑक्साइड।
ठीक है, जो कि आपको ये माइनस में टूट जाता है और ये आपका सोडियम प्लस में टूट जाता है। तो साबुन के अणु को, जो साबुन के अणु है 2 सिरे वाले होता है, ठीक है, ये दोनों। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन भाग जो है, इसका जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो तेल या मैल में घुलता है, जबकि जो आयनिक भाग होता है वो जल में घुलता है। और जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करता है। मिसेली संरचना मतलब कि यहाँ से मिसेली संरचना मैं आप लोगों को बना के दिखा दूँ कि मिसेली संरचना होता है क्या एग्जैक्ट में। तो इस प्रकार की संरचना होता है मिसेली संरचना, ऐसे ऐसे यहाँ पे जो कण होते हैं इसके बाहर जाते हैं, तभी तो कपड़ा लोग हम खींचते हैं, इस तरह कचार धोते हैं, इसको कपड़ा को धोते हैं तो यहाँ पे मैल इस तरह बाहर की तरफ आता है, ठीक है। मिसेली संरचना तैयार करके वो मैल बाहर निकल जाता है कपड़े से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो तेल या मैल में घुलता है, जबकि जो आयनिक भाग होता है वो जल में घुलता है। और जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के जो अणु हैं वो मिसेली संरचना तैयार करते हैं। इसके बाद लिखना है आगे और कि जहाँ साबुन के जो अणु का एक सिरा तैलीय कण मतलब कि मैल की ओर तथा आयनिक सिरा जो होता है वो बाहर की ओर होता है, और इससे पानी में इमल्सन बनता है। इससे पानी में क्या बनता है? इमल्सन बनता है। और इस प्रकार साबुन की मिसेल मैल को पानी में घोलने का मदद करता है और हमारे कपड़े क्या होते हैं, जो हमारे कपड़े मैल साफ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया अच्छे से लिखा है और 3 नंबर के लिए है, इसलिए आपको लोग थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद देखिए ये भी हो गया। इसके बाद हमको दिया है कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, 2 नंबर के लिए टिप्पणी करना है, इस पर लिखना है समजातीय श्रेणी पे लिखेंगे। समजातीय श्रेणी यहाँ पे तीसरा कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह जो है एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसका देखिए सामान्य जो सूत्र होगा एवं क्रियात्मक समूह जो होगा एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे में आपका मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, इसके देखिए सभी सूत्र और क्रियात्मक समूह सभी एक जैसे आपको हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? समजातीय श्रेणी कहलाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यह भी प्रश्न आप लोगों का प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न 8वां का अथवा दिया है और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिया है, 4 क्वेश्चन इधर दिया है और 3 क्वेश्चन पीछे भी मैं दिखा रहा हूँ 7। और कितने नंबर का है टोटल? तो टोटल आपका 7 नंबर का है, ठीक है। देखिए कर निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण, सिर्फ आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला है आपका कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, एक एक करके दिखाता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके यह बनाता है, ठीक है। आप जल्दी से पहला का पूरा रासायनिक समीकरण अच्छे से नोट कर लीजिए। यही आपका रासायनिक समीकरण है पहला, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा है आपका कि एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथिल एल्कोहल को देखिए, एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो आपको क्या बनाएगा? तो जल्दी से आपका रासायनिक समीकरण है, पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण दूसरा नोट कर लीजिए, ठीक है। सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके बाद तीसरा है कि मीथेन को अगर वायु में जलाया जाता है तो क्या होगा? तो देखिए मीथेन को अगर वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है और उसमें और प्रकाश निकलता है। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, ये तीसरा है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी है, रासायनिक समीकरण लिखना है। तीसरा क्लियर हो गया। चौथा कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, चौथा है, क्लियर हो गया, नोट कर लिया आपने। चलिए, 5वां के लिए हमें इसको थोड़ा इधर पृष्ठ पे आना पड़ेगा। 5वां के लिए, 5वां हमारे पास यहाँ है, क्या है कि एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। 5वां है एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। तो देखिए 5वां एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके देखिए बना रहा है क्या। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, 5वां है, क्लियर हो गया। चलिए 6 की तरफ। 6 है कि एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। एथेनोइक अम्ल का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाता है, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, 6 है, ठीक है। 6वां
इसके बाद सातवां आपका लास्ट है कि एथिल एल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कीजिए। तो एथिल एल्कोहल का KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण कर रहे हैं यहाँ पे, तो CH3COOH प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये सातवां है। तो इस प्रकार देखिए खंड ख पूरा का पूरा क्लियर। अब खंड ग बच गया, जो कि अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा बायोलॉजी भी हमने सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा केमिस्ट्री आप लोगों का सॉल्व हो गया और यहाँ से आपके 15 मार्क्स जो है क्लियर हो जाएंगे। 10 या 15 मार्क्स तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसी लगी है बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।